नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाई श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बीए सेकेंड ईयर वालों के लिए हिस्ट्री के एग्जाम के लिए, जिसमें पार्ट नंबर 5 को कंप्लीट कराया जाएगा। जिसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं विश्व का इतिहास, जिसके अंतर्गत लघुत्तरीय प्रश्नों को कवर कराया जाएगा। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, जिसमें हम 41 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 दिया हुआ है, इटली की एकीकरण में मेजनी की क्या भूमिका थी, अथवा मेजनी पर टिप्पणी लिखिए। तो इसका आंसर होगा, मेजनी को इटली की स्वतंत्रता और इसके एकीकरण का पैगंबर कहा जाता है। विद्यार्थी जीवन के उपरांत उसने पीडमांड की कार्बोनरी गुप्त समिति की सदस्यता ग्रहण की और 1830 ईस्वी के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया। मेजनी ने फ्रांस के प्रख्यात नगर मार्सेलीज में 1831 ईस्वी में युवा इटली नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था द्वारा मेजनी ने इटली के निवासियों में राष्ट्रीयता, स्वतंत्रता और प्रजातंत्र के विचारों का प्रचार किया। उसने घोषित किया कि इटली एक राष्ट्र है और राष्ट्र बनकर रहेगा। मेजनी ने 1848 ईस्वी की क्रांति में भाग लिया और रोम के पोप की गद्दी छोड़कर भागने को विवश कर दिया। रोम में मेजनी के नेतृत्व में गणतंत्रवादी सरकार की स्थापना हुई, किंतु कुछ समय पश्चात ही फ्रांसीसी सेनाओं के आने के कारण मेजनी को रोम छोड़कर भागना पड़ा। सन 1872 ईस्वी में मेजनी की मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 42 में दिया हुआ है, इटली के एकीकरण में कार्बोनरी की भूमिका की व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर होगा, इटली के एकीकरण में कार्बोनरी की भूमिका। तो इसका आंसर है, इटली के एकीकरण के लिए वहाँ अनेक गुप्त संस्थाओं की स्थापना हुई, जिनमें कार्बोनरी संस्था प्रमुख थी। कार्बोनरी संस्था का प्रमुख केंद्र नेपल्स में था तथा इसकी शाखाएं समस्त इटली में फैली हुई थी। इसमें सभी वर्गों के लोग सम्मिलित थे। इस संस्था के दो प्रमुख उद्देश्य थे। नंबर 1, विदेशियों को इटली से बाहर निकालना तथा नंबर 2, वैधानिक स्वतंत्रता का स्थापना करना। इस संस्था के नेतृत्व में 1831 ईस्वी तक इटली का स्वाधीनता संग्राम चलता रहा। क्वेश्चन नंबर 43 है, इटली के एकीकरण में युवा इटली की भूमिका की व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, युवा इटली की गतिविधियां। मेजनी ने फ्रांस के प्रख्यात नगर मार्सेलीज में 1831 ईस्वी में युवा इटली नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस संस्था द्वारा मेजनी ने इटली के निवासियों में राष्ट्रीयता, स्वतंत्रता और प्रजातंत्र के विचारों का प्रचार किया। संपूर्ण इटली प्रायद्वीप में युवा इटली की शाखा स्थापित हो गई। 1848 की क्रांति के समय संपूर्ण इटली निवासी ऑस्ट्रिया के विदेशी शासन और निरंकुशता के विरुद्ध उठ खड़े हुए। युवा इटली की लोकप्रियता बढ़ती चली गई और 1833 ईस्वी तक इस संस्था के सदस्यों की संख्या 60,000 तक पहुंच गई। उसे नवयुवकों की शक्ति में पूर्ण विश्वास था। उसने कहा था कि यदि समाज में क्रांति लानी है तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में सौंप दो। इस संस्था ने इटली वासियों में साहस, देशभक्ति, त्याग व बलिदान की भावनाएं उत्पन्न कर दी, जो इटली के एकीकरण में सहायक सिद्ध हुई। क्वेश्चन नंबर 44 दिया हुआ है, विला फ्रैंका की विराम संधि 1859 पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसका आंसर होगा, विला फ्रैंका की विराम संधि फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय तथा ऑस्ट्रिया के सम्राट फ्रांसिस जोसेफ के मध्य विला फ्रैंका नामक स्थान पर 11 जुलाई 1859 को संपन्न हुई। इस संधि में उन्होंने आपस में युद्ध विराम की शर्तें तय कर लीं। इस संधि के अनुसार लोम्बार्डी का प्रांत, मांटुआ तथा पेस्चीरा को छोड़कर फ्रांस को हस्तांतरित कर दिया गया तथा फ्रांस ने उसे सार्डिनिया को दे दिया। वेनेसिया पर ऑस्ट्रिया का अधिकार पूर्ववत बना रहा। परमा, मोडेना और टस्कनी के शासकों को उनकी गद्दियां वापस कर दी गईं। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया हुआ है, इटली का एकीकरण विदेशी सहायता के परिणाम स्वरूप संपन्न हुआ, व्याख्या कीजिए। अथवा इटली के एकीकरण पर प्रकाश डालिए। तो इसका आंसर होगा, इटली का एकीकरण विदेशी सहायता के परिणाम स्वरूप संपन्न हुआ। इस कथन में पर्याप्त सत्यता है कि इटली का एकीकरण विदेशी सहायता के परिणाम स्वरूप संपन्न हुआ। ऑस्ट्रिया यूरोप का एक शक्तिशाली राज्य था और इटली के अधिकांश प्रदेशों पर ऑस्ट्रिया का गहरा प्रभाव था। अतः इटली को ऑस्ट्रिया के प्रभुत्व से मुक्ति दिलाने के लिए ऑस्ट्रिया को पराजित करना आवश्यक था। काबूल ने फ्रांस की सहायता से ऑस्ट्रिया को अनेक स्थानों पर पराजित किया और लोम्बार्डी का प्रदेश
प्राप्त हुआ। इसी प्रकार पर्मा, मोडेना और टस्कनी के राज्यों ने भी विद्रोह करके विदेशी शासकों को मार भगाया। अतः 1860 ईस्वी तक लोम्बार्डी, पर्मा, मोडेना और टस्कनी के राज्यों को सार्डिनिया, पीडमांट में सम्मिलित कर लिया गया। अतः स्पष्ट है कि फ्रांस के सहयोग से काबुल को इटली के एकीकरण के कार्य में पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई। क्वेश्चन नंबर 46 में दिया हुआ है, बिस्मार्क के अनुसार प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी के एकीकरण में क्या समस्याएं थीं? तो इसका आंसर होगा, बिस्मार्क के अनुसार प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी के एकीकरण के संबंध में निम्नलिखित समस्याएं थी। नंबर एक शक्तिशाली सेना का गठन करना। नंबर 2, अन्य जर्मन राज्यों को प्रभावित करना जिससे वे ऑस्ट्रिया के प्रभाव से मुक्त हो जाएं, विशेषतया दक्षिण जर्मनी के कैथोलिक राज्य जो कैथोलिक ऑस्ट्रिया के प्रभाव में थे। नंबर 3, ऑस्ट्रिया को पराजित कर उसे सदैव के लिए जर्मनी से निकाल देना। नंबर 4, फ्रांस को पराजित करना क्योंकि यह जर्मन एकीकरण के मार्ग में सबसे बड़ा रोड़ा था। क्वेश्चन नंबर 47 में दिया हुआ है, गेस्टाइन की संधि 1865 पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसका आंसर होगा, गेस्टाइन की संधि 1865 ईस्वी। 14 अगस्त 1865 को ऑस्ट्रिया के सम्राट फ्रांसिस जोसेफ तथा प्रशा के सम्राट विलियम प्रथम के बीच एक संधि हुई जिसे गेस्टाइन की संधि कहते हैं। इस संधि के अनुसार निम्नलिखित शर्तें निश्चित की गई। नंबर 1, स्लेस्विग पर प्रशा का अधिकार स्वीकार कर लिया गया। नंबर 2, हालेस्टीन पर ऑस्ट्रिया का अधिकार मान लिया गया। नंबर 3, लायनबर्ग प्रशा को बेच दिया गया। नंबर 4, कील के बंदरगाह पर ऑस्ट्रिया और प्रशा का संयुक्त अधिकार रहा किंतु प्रशा को किलेबंदी करने तथा समुद्र तक नहर खोदने का अधिकार मिल गया। क्वेश्चन नंबर 48 में दिया हुआ है, 1878 के बर्लिन समझौते का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो इसका आंसर होगा, बर्लिन समझौता 13 जुलाई 1848 को संपन्न हुआ। तत्कालीन पूर्वी समस्या को हल करने के लिए किया गया यह एक महत्वपूर्ण समझौता था किंतु यह पूर्वी समस्या का संतोषजनक समाधान करने में असफल हुआ। इस समझौते से रूस, सर्बिया, मैसिडोनिया, बल्गारिया, यूनान, रोमानिया आदि सभी राज्य असंतुष्ट थे। बर्लिन समझौता टर्की के विघटन को भी नहीं रोक सका और न ही गैर तुर्कों को टर्की के चंगुल से सुरक्षा दिला सका। इस कारण बर्लिन समझौते के निर्णयों के विरुद्ध मैसिडोनिया, एपिरस, क्रीट, थेसेली आदि प्रदेशों में तुर्की के विरुद्ध विद्रोह हुए जिन्होंने बाल्कन क्षेत्र को विस्फोटक बना दिया। इस प्रकार बर्लिन समझौते से बाल्कन क्षेत्र के राज्यों की राष्ट्रीयता की भावना की अवहेलना करके केवल अपने स्वार्थों को ध्यान में रखकर तथा तुर्कों को पुनः स्थापित करने के उद्देश्य से जो निर्णय किए उनके फलस्वरूप बाल्कन समस्या सुलझने की बजाय और अधिक उलझ गई। क्वेश्चन नंबर 49 में दिया हुआ है, पूर्वी समस्या से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर होगा, पूर्वी समस्या का अभिप्राय। पूर्वी समस्या का अभिप्राय उन अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं से है जो यूरोप में तुर्की साम्राज्य के पतन से उत्पन्न हुई थी। 17वीं शताब्दी के अंत तक तुर्की साम्राज्य बहुत शक्तिशाली था परंतु 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में इस साम्राज्य का पतन होने लगा। यूनान, सर्बिया, बल्गारिया आदि अनेक राज्य तुर्की साम्राज्य के चंगुल से स्वतंत्र होने के लिए प्रयत्न करने लगे। अतः समस्या यह थी कि तुर्की के साम्राज्य के पतन के बाद उसका स्थान कौन ग्रहण करेगा। साम्राज्य के स्थान पर अनेक छोटे छोटे राज्य हों तथा तुर्क साम्राज्य को विघटित होने से रोका जाए। इन्हीं समस्याओं को पूर्वी समस्या कहा गया है। डॉक्टर मिलर के अनुसार, डॉक्टर मिलर ने कहा है, यूरोप में टर्की के साम्राज्य के क्रमशः विघटन से उत्पन्न शून्यता को भरने की समस्या को निकट पूर्व की समस्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 50 है, मेटरनिख युग पर एक टिप्पणी लिखिए। तो इसका आंसर होगा, मेटरनिख परंपरावादी तथा पुरातन समझ व्यवस्था का समर्थक था। वह एक प्रतिक्रियावादी शासक था। 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक उसने प्रतिक्रियावाद को ऑस्ट्रिया तथा ऑस्ट्रिया को यूरोप में प्रभावशाली बनाने का प्रयत्न किया। वह क्रांति का प्रबल विरोधी था। उसने उदारवादी विचारों का दमन किया। उसने ऑस्ट्रिया का सामंतवादी व्यवस्था को बनाए रखा। मेटरनिख एक योग्य राजनीतिक था। उसने यूरोप में शांति बनाए रखने और ऑस्ट्रिया के प्रभाव को कम करने का प्रयत्न किया। उसने नेपोलियन को परास्त करने में अहम भूमिका निभाई। वियना कांग्रेस के सभी निर्णय उससे प्रभावित थे। उसने यूरोप की समस्याओं का शांतिपूर्ण समाधान करने के उद्देश्य से संयुक्त व्यवस्था की स्थापना की। मेटरनिख
ने जर्मनी में कालसवाद आदेश की घोषणा की, जिसके द्वारा विद्यार्थी आंदोलन, आमोद प्रमोद की संस्थाओं, पत्रों आदि पर प्रतिबंध लगा दिया। संपूर्ण जर्मनी में कठोर नीतियों का पालन करके वहां शांति की स्थापना की। तो ये आपके टॉप 50 क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। यदि आप सभी वीडियोज़ को देखना चाहते हैं, पार्ट नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ सभी को देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सभी पार्ट्स को देख सकते हैं। यदि आप चाहते हैं आप कोई अपनी अलग सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं, तो भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सभी विषय की तैयारी कर सकते हैं। आप सभी प्रीवियस ईयर पेपर भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।